वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। अब मैंने बड़ा सोचा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सा क्वेश्चन बुक के कराने चाहिए जो कि एक रिवीजन के तौर पे भी सारी चीजें कवर हो जाए जिससे, एंड साथ में स्टूडेंट को भी इस फास्ट ट्रैक बैच से बेनिफिट हो जाए। सर मैं वो दो क्वेश्चन लेकर आया हूं जिन दो क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो दे रखे हैं पेपर को बुक के अंदर, बट उनके आंसर गिवन नहीं है। मतलब देखिए, एक स्टूडेंट जब सेल्फ स्टडी करता है ना, अगर उसको आंसर मिल जाता है तो वो आसानी से उसको देखकर समझ लेता है, बट अगर उसका आंसर ही नहीं है तो वो कैसे देखेगा। इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसके आपको आंसर नहीं मिलेंगे बुक के अंदर, तो वो आपको यहां मिलेंगे, जिससे आपको ये हो जाएगा कि चलो यार इसके क्वेश्चन अगर मेरे को आंसर चाहिए तो कहां ढूंढूं, तो यहां आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट हम खत्म कर चुके हैं। और जो एक होता है ना सर, मुझे ये चैप्टर बनाने में बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा, रीजन क्या है सर? इस चैप्टर में मैंने 17 क्लास लगाई थी पेड में कॉन्सेप्ट समझाने में, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए 15 से 17 क्लास लगाई थी। आज मेरी 5वीं क्लास है आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। 4 क्लास में मैंने उस 17 क्लास का टॉपिक आपको एक्सप्लेन करा, और ऐसा भी नहीं एक्सप्लेन करा कि आपको बिल्कुल ही समझ ना आया हो, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। जबकि स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा है, जबकि वो मेरा फास्ट ट्रैक था, तब जाकर उनको क्लियर हो गया है। तो चलिए, अच्छी बात है, फास्ट ट्रैक आपको समझ में आ रहा है। बट आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, और हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। इस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दो क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी के इलस्ट्रेशन आपको क्वेश्चन में बुक में दे रखे हैं, तो वहां भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखेंगे सर। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री गुरुदास प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एडजस्टमेंट। कहता है बैलेंस शीट आपको बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, प्लस आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाकर दिखाइए। कहता है कैश इन हैंड आपको दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, आपको क्रेडिटर आपको दे रखे, डेटर दे रखे, ड्राइंग दे रखी है, सेल, परचेज, वेजेस, एक्सपेंस, फर्नीचर, गुडविल, कैपिटल। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये, छोटा ही क्वेश्चन है। इसके बाद कहता है एडजस्टमेंट। कहता है स्टॉक आपको दे रखा है 9,000 रुपए। इन अ व्यू ऑफ कांस्टेंट फॉल इन अ प्राइस इट हैज बीन डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट 10% लेस। इसका मतलब समझो, ये कहता है देखिए हमारा जो स्टॉक आपको दे रखा है ना, क्लोजिंग स्टॉक, वो एडजस्टमेंट दे रखा है। इसके डबल इफेक्ट होंगे, बताओ कहां पर? एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एक होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहता है स्टॉक की वैल्यू ना लगातार गिर रही है, और हमने ये डिसाइड किया है कि स्टॉक को हम 9,000 में नहीं दिखाएंगे। आपने वो कौन सा पढ़ा होगा, एनआरवी और कॉस्ट, विच एवर इज लोअर। तो दैट इज कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट एंड दैट इज एनआरवी। 10% लेस कर दो, 9,000 में 900 लेस कर दो, आप आ जाएगा भैया आपके पास 8,100। तो जो कम होगा उस पर डिसाइड करेंगे, ऐसा भी है कॉन्सेप्ट। भाई इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भैया जितना भी हमें स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से 10% कम करके जो बचेगा अमाउंट उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारा प्राइस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है फर्नीचर की बुक वैल्यू आपके पास 800 रुपए थी 1 अप्रैल 2021 को, और उसको बेच दी गई 30/9/2021 को 900 रुपए में। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना कि अच्छा 800 की थी 900 की बेच दी तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, गलत। सर 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, उसकी बुक वैल्यू ये थी, खरीदी या बुक वैल्यू ये थी। अब 1 अप्रैल 2021 से 30/9 तक का डेबिशन लगाओ पहले इस 800 रुपए में, उसके बाद 30/9 को जो डब्ल्यूडीवी होगी उससे कंपैरिजन कराएगा इससे, तब आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। इट वाज पास थ्रू सेल डे बुक, इसको सेल डे बुक में पास कर दिया है। बताओ फर्नीचर बेचने पर एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश आता है और फर्नीचर जाता है। इन्होंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इधर हो गया रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा हमें। हमारी सेल जो ऊपर दिख रही है वो बढ़ रखी है, जबकि गलत है। फर्नीचर बढ़ने पर सेल अमाउंट नहीं बढ़ता, फर्नीचर के बेचने पर फर्नीचर कम होता है, ना कि सेल बढ़ती है। तो यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमें करना होगा, एंड उसके बाद जाकर हम अपनी सेल डे बुक, मतलब जो सेल आपको दिख रखा है उसको भी ठीक करना होगा, और फर्नीचर को नया एड ऑन करना होगा। क्योंकि देखिए आप समझिए, जो चीज एड ऑन कर रहा हूं, लेस करना होगा फर्नीचर को। फर्नीचर अगर आप बेचोगे तो फर्नीचर कम होगा ना, आपने उसको सेल में दिखा दिया, इससे क्या हुआ होगा, सेल में दिखाने से आपका सेल बढ़ गया होगा और फर्नीचर आपने कम नहीं किया होगा। अब आप रेक्टिफाई करने पे क्या करोगे, सेल कम करोगे और फर्नीचर को बढ़ाओगे, तो ये रेक्टिफिकेशन हो गया। इसके बाद कहता है प्राइवेट परचेज ऑफ प्रोप्राइटर अमाउंटिंग टू 2,200 रुपीज वो परचेज। अरे प्राइवेट परचेज का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए परचेज करा है, ड्राइंग्स होनी चाहिए थी।
एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इन्होंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखा है ना परचेज बुक में डाल दिया, फिर से गलती, जो चीज ड्राइंग्स में आनी चाहिए थी वो आपने परचेज में जोड़ दी, अब परचेज क्या हो गया होगा, इससे बढ़ गया होगा, और ड्राइंग्स कुछ भी नहीं बड़ी होगी, जबकि ड्राइंग्स में आना चाहिए था, तो परचेज कम करके ड्राइंग्स को बढ़ा देंगे, तो फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां पर आ जाता है। डेप्रिसिएशन लगा दो 10% का, सेल बुक को 100 रुपए बढ़ाया है, ओवरकास्ट कर रखा है, इसको भी ठीक करना होगा, सेल डे बुक क्या हो रखी है 100 रुपए से ज्यादा दिखा रखी है, तो कम कर देंगे, सेल डे बुक को कम कर देंगे। मैं सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए, थ्रू इंक्लूड इन अ वेजेस अकाउंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। क्या था भैया, देखो वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वेजेस है ना वहां पर इंक्लूड नहीं है, और जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो एक्चुअल में होना चाहिए था वेज अकाउंट में इंक्लूड, तो क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वेजेस दे रखा है उसमें जोड़ देंगे पीएनएल अकाउंट में जाकर, ये तो एडजस्टमेंट है वेजेस की बेसिकली। प्रोवाइडेड बेड डेट 5% ऑन डेटर एंड 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर, वाह मजा आ गया, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए थे वो यहाँ पर आ गए, बस बेडअप नहीं है, बाकी सब है यहाँ पर। चलिए दोस्तों आज ये करते हैं स्टार्ट, कह रहा नेट लॉस आ रहा है, ये सब चीजें बाद में बैलेंस शीट में इकट्ठा मैच जाएगी। जितनी भी एडजस्टमेंट है अगर आपने उसके दो इफेक्ट दिखाए, मैं आपको कह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं है। मैं आपको देखो दो एडजस्टमेंट जब भी दिखाऊंगा ना तो दिखाऊंगा ये देखो ये मैंने डेबिट करा है, ये मैंने क्रेडिट करा है, और देखना जब भी दोनों एडजस्टमेंट करूंगा तो आपको जैसे ये दोनों एडजस्टमेंट हर एक की आ जाएगी तो आपका अपने आप मैच करने लग जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग, पेपर के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, ठीक है, एक पेज में पीएनएल अकाउंट बना लो, और एक पेज में बैलेंस शीट बना लो, खुला खुला लिख कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि ट्रेडिंग और पीएनएल एक साथ बनाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। आपके पास ऐसी सीट होती है, ऐसी नहीं होती सीट, पेपर में सीट ऐसे होती है, तो भाई एक पेज में तो बन ही नहीं सकता, तो एक पेज में ट्रेडिंग बना लो, एक पे पीएनएल और एक पे बैलेंस शीट बना लेना, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं आपके लिए, एक फॉर्मेट बना लेता हूं, उसी को कॉपी कर लेंगे। ये लो सर, ये हो गया भैया अमाउंट, यहां हो गया अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, अब ऊपर लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ दिस एंड दिस, है ना, वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट एक बार बना लिया, ठीक है, अब करते हैं इसको कॉपी, सर आपको तो बार बार बनाना पड़ेगा। चलिए करते हैं सर स्टार्ट। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, चेक करिए सर ओपनिंग स्टॉक कहां दे रखा है, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये रहा सर ओपनिंग स्टॉक 7000 पे 1.25 कर सकते हैं, क्या लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद यहां पर आएगा परचेजिस, अब देखते हो परचेजिस के अंदर होगी क्या एडजस्टमेंट, क्योंकि परचेजिस को बढ़ाया गया था याद है, तो इसके लिए मुझे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले परचेजिस देख लो कितनी है, परचेजिस आपके पास 1,62,400, और देख लो कहीं रिटर्न तो नहीं दे रखा, परचेज रिटर्न तो नहीं है, नहीं सर परचेज रिटर्न नहीं है, 1,62,400 पहले आप अंदर लिखेंगे 1,62,400, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं, फिर सेल क्या आ जाता है, 1,85,600 सेल दे रखी है, क्या लिखेंगे बाई सेल 1,85,600, उसके बाद सुनो सेल में भी एडजस्टमेंट होगी दो, उसको भी ठीक करना है। इसके बाद वेजिस आपको दे रखा है 14,400, तो यहां पर आ जाएगा वेजिस, टू वेजिस 14,400, इसमें भी एडजस्टमेंट आपको दी थी, यहां पर आप ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजिस। अब सुन लो ना मेरी बात, भाई मैं डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है ये डेबिट इफेक्ट, तो इसका क्रेडिट इफेक्ट और देना है, वो कहां आएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है भाई, वेजेस है 14,400 रुपए, और आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको नीचे दे रखा था, वो दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए,
ये तो 14,400 है और ये 100 रुपए दे रखा है, तो ये जाएगा 15,500, 14,500। ठीक है सर। और कोई ऐसा चीज जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? कैपिटल, गुडविल, फर्नीचर, एक्सपेंस, वेजेस, परचेज, सेल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक और कैश इन हैंड। नहीं, और कुछ नहीं है। अब जरा रेक्टिफिकेशन पे आ जाते हैं दोस्त, रेक्टिफिकेशन पे आ जाते हैं। ये देखो वर्किंग नोट बना रहा हूं। सबसे पहली एंट्री होगी रेक्टिफिकेशन की, कौन सी? इधर लिख देते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। पहला वर्किंग नोट है रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये आपको क्या करनी होगी? क्या डायरेक्टली रेक्टिफाई नहीं कर सकते? देखो अगर डायरेक्टली करोगे तब भी ठीक है, बट रेक्टिफिकेशन अगर करके दिखाओगे तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार इसने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो आपको नंबर काटने की सोचेगा भी नहीं। ज्यादा तो नहीं देगा पर काटने की सोचेगा भी नहीं आपको कि हाँ यार इसने कुछ नंबर काट लू, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। कितना ही टाइम लग रहा है देखना जरा ध्यान से। कह रहा भैया फर्नीचर जो है, पहले तो फर्नीचर में प्रॉफिट और लॉस होता है वो ठीक है, पर फर्नीचर आपने बेचा कितने का? 900 रुपए का। इसको क्या दिखाया आपने? इसको दिखाया आपने, मैं आपकी रॉन्ग एंट्री कर रहा हूं। आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये आपको रॉन्ग नहीं करनी, बच्चे वाला काम नहीं करना आपको, मैं आपको इधर सिखा रहा हूं, इसलिए कि कल को आप रिवीजन करो, फिर से एक बार देखो तो आपको पता चल जाए। आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। करेक्ट एंट्री दोस्त ये होनी चाहिए थी आपकी। कितने से? 900 से। अब देखो तो रेक्टिफाई ये करके आनी है पेपर के अंदर। रेक्टिफाई में हुआ क्या भाई? कैश पहले भी सही कर, रॉन्ग एंट्री में भी कैश डेबिट करा, करेक्ट में डेबिट होना चाहिए, तो इसको तो रेक्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी ठीक है। जो सेल आपने क्रेडिट कर दिया वो गलत है, जबकि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, सेल को डेबिट कर दो। कैंसिल कर दिया, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो ये आपकी बार रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। अब सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि सेल को आपको कम करना है और फर्नीचर को बढ़ाना है 900 से, क्योंकि 900 का आपने बेचा है। अरे नहीं 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 नहीं, फर्नीचर 900 का थोड़ी है, 900 का तो बेचा है, फर्नीचर तो था एक्चुअली किसी और का। ये रुक जाओ, अमाउंट में गड़बड़ है, अमाउंट में गड़बड़ दिखाता हूं आपको। क्या हुआ? हमने फर्नीचर बेचा कितने का? सर हमने फर्नीचर बेचा है 900 का, जबकि फर्नीचर 900 का नहीं था, फर्नीचर कम का था ना। कैसे कम का था देखो ना, फर्नीचर मेरा 1/4/2021 को फर्नीचर कितने का था? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, यहां लिखा लो, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अच्छे समझाऊंगा बिल्कुल क्लियर से। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है जी? 800 रुपए। 1 अप्रैल 2000 एज ऑन कितने तक का निकालना? WDV 30/9/2021 को निकालना है, 30/9/2021 को। मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं नीचे निकाल रहा हूं कि 30/9/2021 को मेरी फर्नीचर की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, जिससे मैं कंपेयर कर पाऊं और से मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल पाऊं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने निकाला भाई बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021 को मेरी फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 800 रुपए, मतलब मेरे बुक्स अकाउंट में 800 दिख रहा है। ठीक है जी। अब इसमें लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, हम डेप्रीशिएशन लेस करेंगे 1 अप्रैल 2021 को, 30/9 तक का लगाना है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा दोस्त। फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन कितने का रेट है? 10% का रेट है, दे रखा है, तो 10% का डेप्रीशिएशन लगाएंगे। एक चीज और, 10% का दे रखा, अब 10% लगाऊं किस पे सर? मजबूरी इस पे लगाना पड़ेगा आपको, मजबूरी आपको इस पे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर हमें ये नहीं पता कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, इस 800 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, हमें तो सिर्फ 800 ही पता है। तो बुक वैल्यू भी हो सकती है, ये बुक वैल्यू का मतलब होता है WDV, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आया है ना। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? WDV, डेप्रिसिएशन लेस करने। और कहीं पर इन दे रखा कि डेप्रिसिएशन जो 10% लगाना है वो कैसे लगाना है, WDV लगाना है, SLM लगाना है। बट सर अगर SLM लगाएंगे तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए होगी नहीं होगी 800 की? बताओ कहां दे रखी है? कहीं नहीं दे रखी ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए मजबूरी हमें 800 में लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, 80 रुपए डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये आ गया 720 रुपए। ओहो नहीं 80 नहीं 40 दोस्त। कैसे सर? 6 महीने का लगाएंगे ना, 1 अप्रैल से 30/9 तक का,
तो आ जाएगा भैया 760। इसको हम कहेंगे ये है हमारी WDV ऑन 30/9/2021 को। ये मेरी WDV है 30/9/2021 को। अब यहां से लेस करेंगे सेल आपने करी 900 की। इस तरीके से आपका आ गया नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल। अब मैंने यहाँ पर मिटवाया क्यों, अभी सुनना इसका लॉजिक। पहले बताओ कि आपका प्रॉफिट हुआ कितने का? भाई 900 का आपने बेचा, 760 की बुक वैल्यू थी, 140 का प्रॉफिट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, भाई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्नीचर कितने का शो हो रहा है? 760 का। तो मैं फर्नीचर मेरा जागा कितने का? 900 का? नहीं ना, जितने का फर्नीचर आपका शो हो रहा है उतने का ही तो जाएगा। तो इसका मतलब कैश में तो 900 आपने ठीक करा, पैसा तो 900 आएगा, फर्नीचर कितने का जाएगा? सर फर्नीचर जाना चाहिए आपके पास 760 का, क्योंकि उतना ही तो फर्नीचर पड़ा है। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मेरे पास 500 रुपए का था, ठीक है जी, ये कैलकुलेटर 500 रुपए का है मेरे बुक्स में। अब अगर मैं इस कैलकुलेटर को 1000 रुपए में बेच दूं तो मेरा कैलकुलेटर की मेरे बुक से कितनी कॉस्ट कम हुई? 1000 रुपए? नहीं सर, आप इसको 10,000 का बेचोगे तो 10,000 से थोड़ा कैलकुलेटर जाएगा। कैलकुलेटर तो 500 है ना बुक में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 500 ही लेस होगा। अब उसको कितने का बेच दो? तो आप ये कहो कि 760 का फर्नीचर था, 900 रुपए का बेचा, तो भैया हमारे को हो गया प्रॉफिट कितने का? 140 का। ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। और आपने क्या करा? आपने ये एंट्री कर दी। इसको थोड़ा उसमें लिखता हूं ब्लू पेन से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 900 रुपए कैश आया, फर्नीचर कितने का था उस दिन जिस दिन बेचा? उस दिन फर्नीचर की वैल्यू हमारे बुक्स में थी 760 की, और सर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 140। हमारे को प्रॉफिट हो गया 140 का। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब मैं करूंगा रेक्टिफाई। अब रेक्टिफाई में क्या करना है? देखो जो सेल आपने 900 से क्रेडिट करा वो तो पूरा पूरा खत्म कर दो भैया, वो तो पूरा पूरा खत्म कर दो, क्योंकि वो तो आपका पूरा गलत है। और जो होना चाहिए था क्रेडिट वो कर दो। तो एंट्री होगी रेक्टिफाई। देखो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर को 760 से कम कर दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो, पीएनएल अकाउंट बढ़ा दो भैया कितने से? 140 से, और सेल जो आपने क्रेडिट कर रखी थी उसको खत्म कर दो और 900 से खत्म कर देंगे। ये आपके भाई करेक्ट एंट्री है, रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है सर, तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? 900 रुपए से सेल कम कर दोगे, फर्नीचर को 760 से कम करोगे, फर्नीचर भी तो कम हुआ है 760 से, और प्रॉफिट आपका हो जाएगा 140 प्रॉफिट ऑन फर्नीचर। अभी तो देखो हम कहां पर है? हम सर यहां पर है सेल में। सेल पे आ जाओ और यहां से पहले लेस करोगे रेक्टिफाई ऑफ सेल बुक। कितने से रेक्टिफाई करी? 900 से। 900 बढ़ा दिया था खामगा। इसके बाद एक और चीज वाइज करोगे, सेल बुक ओवरकास्ट। आपने ओवरकास्ट कर रखा है, पहले से सेल बुक बढ़ा रखी है 100 रुपए से, उसको भी हटाओ, वो भी गलत है। ओवरकास्ट में सेल मैंने सब रेक्टिफिकेशन बढ़ा रखा है आपको। ओवरकास्ट के अंदर क्या करते हैं? ओवरकास्ट के अंदर जितने से आपने बढ़ा रखी है सेल बुक उसको उतने से कम कर दो। 100 रुपए से बढ़ा रखी है 100 रुपए से कम कर दो। सर कहां लिखा है ये यहां लिखा है, देखो सेल डे बुक वाज सेल बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100, तो हमने इसको रेक्टिफाई करके कम कर दिया। 100 से बढ़ाया हुआ था हमने कम कर दिया। ये हो गया हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ सेल। ऐसे करेंगे 1,85,600 माइनस 900 और माइनस 100, यह आ जाएगा 1,84,600। इस तरीके से आपकी सेल की ट्रीटमेंट तो खत्म हो गई। अब आ जाते हैं परचेज वाली ट्रीटमेंट। सर हमने क्या करा था, इधर देखो दूसरा वर्किंग नोट है परचेज से रिलेटेड। ठीक है भाई, अब परचेजेस रेट में हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी? सर रॉन्ग एंट्री में यह हुआ कि उसने एक परचेजेस करा था, उसने क्या करा था? एक प्राइवेट परचेज करा था। कोई भी चीज खरीदी होगी 200 रुपए की, प्राइवेट परचेज का मतलब होता है पर्सनल यूज, ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, आपने परचेज में डाल दिया। तो आपने क्या करा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। हमारा जेब से 200 रुपए गए, हमारी जेब से 200 रुपए गए, और हमारा परचेज करा है इसलिए 200 गए, जबकि ये परचेज पर्सनल परचेज थी। तो ये परचेज में ना जाते हुए ड्राइंग्स में जाना चाहिए था। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ये, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री 200 200। अब इसके बाद रेक्टिफाई एंट्री में क्या होगा? रेक्टिफाई एंट्री में क्या होगा कि भैया देखो कैश तो ठीक है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, जो ड्राइंग्स में जाना चाहिए था आपने वो परचेज में डाल दिया। मैं फिर कह रहा हूं आपको ये करके नहीं दिखाना, बच्चे नहीं है आप, ये करके दिखाओगे पेपर में, सिर्फ रेक्टिफाई करना, ये अपने दिमाग में करना। परचेज आपने डेबिट कर दिया, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और जो ड्राइंग डेबिट होना चाहिए डेबिट कर देंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से? 200 200। इसका मतलब है 200 से आपका कम हो जाएगा परचेज और ड्राइंग 200 से बढ़ जाएगा। ये इंपैक्ट देना है आपको एंड में कि परचेज 200 से कम करो, ड्राइंग्स बढ़ा दो। प्राइवेट परचेज लेस करेंगे, प्राइवेट परचेज जो कि ड्राइंग्स होता है लेस करो यहां से और बाहर लिख दो 1,62,400 में से 200 लेस कर दो, 1,62,200। लो भैया सारी ट्रीटमेंट कर दी। अब मेरे को नहीं लगता कुछ रह गया इसके अंदर। एक चीज रह गई है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा एक चीज और दे, एक बार वेजेस आउटस्टैंडिंग देखना चाहता हूं। उसमें एक लाइन लिखी थी इंक्लूड करके, वेजेस आउटस्टैंडिंग 100 रुपए थ्रू इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। कह रहा वेजेस अकाउंट में तो इंक्लूड है एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं है बट वेजेस अकाउंट में इंक्लूड है। इसका मतलब हो गया ये 100 रुपए जो है ना, ये 100 रुपए, सुनना मेरी बात, इसका मतलब क्या हुआ? वेजेस अकाउंट में इंक्लूड है, ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 100 रुपए है, ये जो 100 रुपए है ये इस वेजेस के अंदर 14,400 में इंक्लूड है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है इंक्लूड। तो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड अगर नहीं होगा तो ऐसा का मतलब आपके इसके दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट साइड पर, एक होता है क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड में होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस में जाकर जोड़ देना और क्रेडिट साइड में होता है आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना। तो कह रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो इस वेजेस के अंदर तो इंक्लूड करा है हमने, तो हमको उसको अलग से नहीं करना। यहां मैंने यहां पर इधर आपको अलग से नहीं करना, इसमें मेरे को थोड़ा पॉइंट वो लग रहा था। कह रहा है हमने इस वेजेस को, टू वेजेस जो 14,400 रुपए है और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना 100 रुपए का, वो हमने इसके अंदर इंक्लूड तो कर रखा है पर ट्रायल बैलेंस में नहीं कर रखा। वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा रखा। मतलब एक इफेक्ट तो कर रखा है, दूसरा इफेक्ट नहीं किया हुआ, तो दूसरा करेंगे सिर्फ। ये है कंफ्यूजन टर्म, समझ में आया? तो यहां पर आउटस्टैंडिंग वेजेस सर नहीं जोड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि क्लियरली मेंशन करा आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 100 रुपीज थ्रू इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट में तो इंक्लूड कर रखा है 100 रुपए। हालांकि अगर नहीं कर रखा होता तो हम करते, जैसा भी मैंने पहले करा था, बट इन्होंने कर रखा है पर ट्रायल बैलेंस में नहीं करा। तो इसका बेसिकली मतलब है कि दूसरा इफेक्ट नहीं दिया हुआ। मतलब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस के सिंगल इफेक्ट होगा, वेजेस अकाउंट में ऑलरेडी डाल रखा है तो इधर नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाकर, सॉरी लायबिलिटी साइड में जाकर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखा देंगे। तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए आप, यहां पर इसको आप सही कर लेंगे। आगे आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर रहा है कि भैया देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है 9,000 रुपए का था, पर क्योंकि 10% लेस हो गया, फॉल हो रहा है हमारा, तो क्लोजिंग स्टॉक को 10% लेस कर दिया। तो यहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। वेजेस को ठीक कर लो दोस्त। तो 9,000 रुपए है, ऐसे करेंगे फॉल इन वैल्यू एट द रेट 10%, क्योंकि 900 आता है, माइनस करेंगे 8100 बाहर डाल देंगे। दोस्त वेजेस वाला समझ में आया? वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस अकाउंट में जुड़ रखा है जबकि ट्रायल बैलेंस में नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब है वेजेस अकाउंट में जो जोड़ना होता है वो इफेक्ट ऑलरेडी हो रखा है, जो लायबिलिटी वाला होता है इफेक्ट वो नहीं हुआ, तो सिर्फ वो दिखाएंगे, ओनली सिंगल इफेक्ट होगा। क्योंकि यहां पर वैसे तो एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं, पर यहां पर उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वेजेस अकाउंट में हम जोड़ चुके हैं, वो मत करना वाला इफेक्ट, बस वाला दिखाना है बैलेंस शीट वाला। ठीक है सर, समझ में आ गया? और हो गया सर आपका। यहां करो आप टोटल, इसका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, यहां टोटल कर लो 1,84,600 और 8,100, यह आ जाएगा 1,92,700, 1,92,700। और यहां से आपका निकल जाएगा प्रॉफिट, इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, पूरा लिख कर आना। जब आप अलग अलग पेज में बनाओगे ना पूरा लिख कर आना। 1,62,200 माइनस करेंगे और 14,400 माइनस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक 7,000 माइनस करेंगे, तो भैया 9,100 का ग्रॉस प्रॉफिट आया है। हमें नेट लॉस दे रखा है सर, हमें नेट लॉस दे रखा है, तो हम बात की बात है वो बाद में करेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट डाल दो 9,100 का। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग की जगह पीएनएल अकाउंट में। ये देखो बस यहाँ पर लिख रहा है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बन गया फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, सारे खर्चे डाल दो।
सबसे पहले आ जाओ ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाओ। अभी तो फर्नीचर का भी ठीक करना है भाई, दो जगह फर्नीचर ठीक करना है। हाँ, फर्नीचर ठीक करने का डेप्रेशन लगाना है। अभी देखो क्या होगा, स्टॉक नहीं आता, क्रेडिट नहीं आता, या नहीं एक्सपेंस आता है। ये एक्सपेंस 8,000 पे डाल दो, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, तो 2 एक्सपेंस डाल दो 8,000 रुपए। और सबसे पहले ग्रॉस पे भी डालो, यहाँ लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे लिखते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, कहां से ट्रांसफर होकर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर रहा है। कितने का, 9100 का। तो सबसे पहले आपने डाल दिया भाई खर्चा, जो आपको खर्चा दे रखा था आपने वो डाल दिया, ठीक है भाई। खर्चे के बाद आपका आ जाएगा अब क्या, दो चीज आएगी आपके पास, खर्चे के बाद आपके पास दो चीज आएगी। खर्चा कितना है, एक्सपेंस आपने दिखाया 10,340, गलत डाल दिया क्या, 10,340 है, 10,340, ठीक है सर। अब सर यहाँ पर लगेगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अब देखो कैसा लगेगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ध्यान सुनिएगा सर। ये जो हमें ये जो फर्नीचर आपको दे रखा है 8,000 रुपए का, ये कौन से ईयर का है, तो ट्रायल बैलेंस देखो कौन से ईयर का है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2022 का है। ट्रायल बैलेंस क्या है, 31/3/2022 का ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। तो देखिए सर, ये ट्रायल बैलेंस जो आपको दे रखा है 31/3/2022 का आपको बनाना है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें होती है वो हमेशा ओपनिंग होती है, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद की जो चीज होगी वो आपके, जैसे फर्नीचर आपको दे रखा है, ये फर्नीचर 8,000 रुपए साल का एंड का नहीं है, क्योंकि साल के एंड के बैलेंस पीएनएल अकाउंट तो बना रहे हैं ना। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एसेट गिवन होती है वो हमेशा ओपनिंग होती है, पिछले साल से क्या आई हुई है, उसके बाद हम इस साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं और फिर साल के एंड की हमारे पास एसेट बचती है जो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब इधर सुनिए ध्यान से, इसका मैं आपको क्या करता हूं, वर्किंग नोट में समझाता हूं, यहां आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए बनाता हूं वर्किंग नोट। हालांकि यहां पर भी समझा ही देता, अगर समझोगे तो इस तरीके समझो कि फॉर सेल, फॉर सेल फर्नीचर, सेलेबल फर्नीचर, और फॉर नॉन सेलेबल। सर ये क्या लिख दिया, देखो ये क्या है, बेसिकली फर्नीचर 8,000 रुपए का है, इसमें से 800 का फर्नीचर हमने बेच दिया था, और जो 800 का बचा वो फर्नीचर वो हमने नहीं बेचा था, यही तो बात हुई। तो 8,000 के फर्नीचर पे 800 का फर्नीचर हमने बेचा, तो इस तरीके से आप करोगे, इसमें से हमने कितने का बेचा, 800 का। अच्छा, 800 का बेचा, इसमें हमने कितने का डेप्रिसिएशन लगाया था, 10%, 6 महीने का, है ना। यही तो हुआ था दोस्त, ये ऐसे ही तो करा था। 8 महीने का हमारे पास, सॉरी, जो सेलेबल फर्नीचर है वो हमने, हमारा 800 का था, 10% का रेट था, और 6/12 उसका 6 महीने ही यूज करा भाई। पिछले साल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 हमारा करंट ईयर है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 हमारा करंट ईयर है। 1 अप्रैल से 800 की चीज हमने 30/9 को बेच दिया था, 6 महीने यूज करके बेच दिया। तो जो सेलेबल वाला पार्ट है वो हम अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर नॉन सेलेबल, और जो नॉन सेलेबल वाला पार्ट है उसकी डेप्रिसिएशन अलग करेंगे। अब नॉन सेलेबल मतलब 8,000 का 800 हटा दो, कितना बचेगा, 7200। वो तो पूरे साल यूज हुआ ना, तो उस पर तो पूरा 10% लगेगा। समझ में आया, ये दो पार्ट अलग अलग है। 8,000 के दो से कर लो, एक जो बेचा उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ 6 महीने का, और जो नहीं बेचा उसका डेप्रिसिएशन लगाओ पूरे साल का। जो बिक गया वो है 800 का, 800 का पूरे 6 महीने का डेप्रिसिएशन आता है 40 रुपए, इसका आता है 40 रुपए डेप्रिसिएशन, और 7200 का 10% आ गया 720 रुपए। तो टोटल हो गया भाई 760 रुपए का डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई। और ऐसे में फर्नीचर को बेचने पर हमारा क्या हो गया, हमारा सर प्रॉफिट हुआ था, तो यहां लिख दो बाय प्रॉफिट ऑन, बाय प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को बेचकर हमें प्रॉफिट भी हुआ था, जो हमने वर्किंग नोट में दिखाया हुआ है। ये आ गया 140 का प्रॉफिट भी हुआ था, जो क्रेडिट साइड में आएगा। डेप्रिसिएशन वाली कहानी समझ में आ गई, क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। जो फर्नीचर हमने बेचा वो अलग, और जो नहीं बेचा वो अलग, ठीक है। फर्नीचर हो गया। अब आ जाओ डेटर वाला प्रोविजन, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, भूल तो नहीं गया, फॉर्मेट हो, फॉर्मेट सिखाया था। सबसे पहले लिखते हैं डेटर, तीसरा है, सबसे पहले लिखो डेटर, ठीक है सर। फिर यहां से लेस करो फर्दर बैड डेप्ट,
ठीक है। फिर आ जाएगा सर हमारे पास रिमेनिंग डेटर। रिमेनिंग डेटर के बाद लेस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डीडी, ये हमें दे रखा है, बैड फर्दर बैड नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, जीरो ले लेंगे। इसके बाद जाएंगे भाई गुड डेटर, इनको हम डिस्काउंट देंगे, अगर वो जल्दी पेमेंट करेंगे तो उसका प्रोविजन भी हम यहाँ से लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी दे रखा है। ये फॉर्मेट याद करो, सब कुछ हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सर हमें डेटर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आ जाओ, डेटर देखिए सर, डेटर हमें दे रखा है 38,400 का, 38,400 का डेटर दे रखा है। फर्दर डेट हमारे पास नहीं दे रखा है इस बार, तो 38,400 ही हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमेनिंग डेटर बच जाएगा। 38,400 में ये दे रखा है, ये हमें नहीं दे रखा, 38,400 ही हमारा ऐसी राइटिंग होगी, 38,400। अब आ जाओ सर इधर, इधर देखिए, ये रहा, बेड पे प्रोविजन बनाएंगे 5% ऑन डेटर और 2.5% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, तो 5% प्रोविजन बनेगा इसका @5%। ठीक है सर, यही फॉर्मेट अपनाना है, चाहे कितनी बार आ जाए, कुछ भी आ जाए। 38,400 और ये फॉर्मेट एक्सप्लेन कर चुका हूं, 1920, 38,400 माइनस 1920, यह आ जाएगा 36,480। अब इस पर लगाएंगे 2.5% का, 2.5%, 912, और ये आ जाएगा नेट डेटर, जो बैलेंस शीट में शो होगा डायरेक्टली। ठीक है भाई, ये डायरेक्टली शो कर देना, बैलेंस शीट में सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये आएगा 35,568, 35,568। तो ये दोनों जाएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो आ जाओ 1920 912, यहाँ आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, $1920 और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, 912। और कुछ टोटल कर लो, एक बार मैं चेक कर लूँ और कुछ है। ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, सेल वाला हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, छोटा क्वेश्चन था ये, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्राइवेट, ठीक है। हाँ जी, डबल इफेक्ट रह गया अभी, ठीक है ना, सिंगल इफेक्ट दिए अभी 9100 और 140, ये तो कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, 10,340, 760, 1920 और 912, ये आ गया 13,932, 13,932। यहां से माइनस करेंगे 9100 और माइनस करेंगे 140, तो 4692 का आपके पास लॉस, टू नेट लॉस। ठीक है सर, ये आपके पास नेट लॉस आ गया सर 4692 करके। अब आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर में और इसमें थोड़ा सा डिफर नजर आएगा। अब डिफर क्यों आएगा, मैं आपको रीजन बता देता हूं उसका, वो बुक वाला भी देखो, 4626 आया इनका और मेरा आया 4692। सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसका रीजन भी अब थोड़ी आपको दूंगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या रीजन की वजह से डिफरेंस आया, बट अभी मैं आपको बैलेंस शीट करा के दिखाता हूँ ना, मैच करके बैलेंस शीट का आंसर मैच करेगा, फिर 58214 शायद ये मैच कर जाएगा। चलो चेक करते हैं, बैलेंस शीट बिल्कुल मैच करेगी, सेम अमाउंट से करे ना करे बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। फिर मैं आपको रीजन दूंगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और सिर्फ फिर बुक के तरीके से भी, बुक के आंसर सोल्यूशन भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, जिससे आप दोनों पता लगा पाओ। अब आ जाते हैं सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आ जाओ, जल्दी से करेंगे एक बार, एक तो था ये आ गई भाई बैलेंस शीट। सबसे पहले यहां लिख दो कैपिटल, ठीक है सर, कैपिटल के बाद यहां लिखेंगे नेट लॉस, इसके बाद यहां लिखेंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स दो है, एक जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है और एक हमने जो रेक्टिफाई करा था प्राइवेट परचेज। प्राइवेट परचेज कितने का था, 200 का, एक ड्राइंग में ये जुड़ जाएगा 200, और एक ड्राइंग जो दे रखी है मुझे वो, तो कैपिटल दे रखी है भाई 65,400, 65,400 की कैपिटल दे रखी है, और 4692 का हमारा लॉस हुआ। और ड्राइंग पहले दिखा दो कितने, ये ड्राइंग है 10,260 की,
ये 10,260 की पहले से ड्राइंग थी और फिर तुम्हारी और ड्राइंग बढ़ी थी 200 रुपए से, तो 10,200 460 हम यहां से माइनस कर देंगे। ये आपके पास आ गया 65,400 माइनस 4692 माइनस 10,460, आ गया 20,248। इसके बाद आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो दिखाना चाहिए था, याद है आपको? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दे रखा है, देख लेंगे। क्रेडिटर कितने देगा, 7800 रुपए। क्या आ गया क्रेडिटर 7800। आउटस्टैंडिंग वेजेस शायद 100 रुपए का था जो इंक्लूड था। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का भाई, 100 रुपए का, ठीक है। ये तो हो गया 20, 248, 100 और 7800, 25,148। और कुछ है क्या? स्टॉक, क्रेडिटर, ड्राइंग्स, सेल हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ एसेट में। तो एसेट में क्या क्या है? एसेट में सबसे पहले आप यहां पर फर्नीचर डाल दो, गुडविल डाल लो, गुडविल डाल लो, फर्नीचर डाल लो, उसमें लेस कर दो डेप्रिसिएशन टोटल, जो पीएनआर में दिखाया आपने। 8,000 का फर्नीचर है और पीएनआर अकाउंट में 760 का डेप्रिसिएशन दिखाया है, ये बात लिख लो। गुडविल कितनी है? तो गुडविल आपको दे रखी है 6,000, 6,000 की गुडविल आपको दे रखी है। 8,000 माइनस 760, 7240। नेट डेटर बता दो कितना है, ये सीधा वर्किंग नोट से उठा लो। डेटर कितने, सीधा वर्किंग नोट से उठा लीजिए। ये रहा, ये रहे 35,568, 35,568। ठीक है, एक तो ये अमाउंट मैंने गलत लिख दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। 65,400 था, 4692 10 460, 50,248 प्लस 100 प्लस 7800, 58,148। सर ये हो गया सर, आपके पास स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक आपका 10% लेस था, तो 8100 रुपये स्टॉक था, 8100। और क्या आएगा, और आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 2000। लेटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, हो गया। छः हजार 7240 35,568 8100 2000। एक चीज मिस हो गई, ये तो डेप्रिसिएशन लगा, और जो फर्नीचर बेचा वो भी तो माइनस होगा। लेस करेंगे फर्नीचर सोल्ड, एक चीज मिस हो गई ना यहाँ पर, जो फर्नीचर 800 का बेचा वो भी तो माइनस होगा। टोटल कितना आ जाएगा भाई, 8,000 माइनस 800। एक मिनट और दीजिएगा, नहीं 760, फर्नीचर 760 का बिका है, 800 का तो डेप्रिसिएशन लगा के है। ये देखिए सर, फर्नीचर जो सोल्ड हुआ है, जब फर्नीचर सोल्ड हुआ था तब उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 760 थी ना, तो उतने का फर्नीचर जाएगा। 800 लिखता हूं तो इसका मतलब ये 400 रुपए इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर बगर मत करो, ज्यादा कंफ्यूज जाओगे, सीधा सीधा कहो कि फर्नीचर जो बिका, जिस दिन बिका उसकी बुक वैल्यू थी 760, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर 8,000 ही आ जाता है। मेरी बात सुनो, 8,000 में से 760 का फर्नीचर गया, और उस पूरे 8,000 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 760 का। कैसे लगा, 8,000 में पहले 800 का फर्नीचर हटा दो, ठीक है, जो कि एक 760 था, उसमें 40 रुपए डेप्रिसिएशन था, वो उसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली अगर इसमें 40 रुपए निकाल कर अगर यहां डाल दोगे ना, तो इसका मतलब ये 800 हो जाएगा और ये 720 हो जाएगा, जो बाकी रिमेनिंग मशीन पे डेप्रिसिएशन है। तो मतलब यहां पर आप ऐसा समझो कि 8,000 में से आपने 8,000 में से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8,000 में से आपके 800 की मशीन बिक गई, डेप्रिसिएशन के साथ मशीन बेच दी,
अब बची 7200 में 720 रुपए का डेप्शन लगा, तो 7200 में 720 का डेप्शन, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। 8000 थोड़ी आएगा, दो माइनस करेंगे ना, 8000 माइनस 760 और फिर 760, 6480 ये आएगा। दोबारा देख लो एक बार, मैं दोबारा बता देता हूं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 8000 की मशीन है, जिनमें से 800 की मैंने बेच दी, 7200 की बची और 720 का डेप्रेशन लगाया, एंड वही बच जाएगी 6480। आप ऐसा करना चाहो ऐसे कर लो, देख लो ना, 72 में 720 माइनस करो, 6480 6480। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये करा है कि मैंने देखा, मैंने ऐसे कहा कि भाई 8000 की मशीन थी, इसके मैंने दो हिस्से करे, 800 अलग और 7200 अलग। 800 में डेप्रेशन लगा 80 रुपए का, और 6 महीने का लगाना है तो 40 रुपए का डेप्रेशन लगा, और 7200 में 720 का लगाया, तो ये दोनों डेप्रेशन जोड़कर मैंने यहां दिखा दिया 760, ठीक है सर। और ये कितने की बिकी, ये 760 बच गया, तो ये तो मैंने बेच दी, और जो बेच दी मैंने वो माइनस कर दिया। समझ में आया, दोनों चीजें 8000 में से दोनों अलग अलग करा, जिसमें से 8800 में से 40 रुपए का डेप्रेशन लगा, जो कि 6 महीने का था, बची 760, ये मैंने बेच दी, तो जो मैंने बेच दी 760 वो नीचे माइनस कर दिया सोल्ड में, और ये दोनों डेप्रेशन जोड़कर मैंने वहां लिख दिया। तो ये मैंने करा है, आप ऐसा करना चाहो पहले वाला वैसे कर लो। अब आप इसका टोटल कर लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा, 6000, 35,568, 8100 और 2000, 58,148। अब मैच कैसे कर गया ये, जबकि तो मेरा आंसर भी नहीं आया था, जबकि तो मेरा आंसर भी नहीं था, ये मैच कैसे कर गया। 58,214 आ रहा है ना, मेरा 58,148 आ रहा है, और ये मेरा मैच करा है बैलेंस दोनों की दोनों, ये भी ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बुक में और मेरे आंसर में डिफर क्यों आया। बुक में एक अजम्पशन ली गई है कि जो आपने सेल करा था ना फर्नीचर, वो उधार पर बेचा था, और मैंने अजम्पशन ली है जो मैंने फर्नीचर बेचा है वो कैश में बेचा है, बस ये फर्क है। इधर मैंने नोट दे दूंगा, नोट दे देते हैं जब भी आप अजम्पशन लेते हैं, नोट, आई एज्यूम दैट सेल ऑफ फर्नीचर assume that furniture was sold in cash। तो मैंने ये एज्यूम करा है जो फर्नीचर बेचा गया है वो कैश में बेचा गया है, इसलिए मेरा आंसर उनके आंसर में डिफर है। अब उन्होंने एज्यूम करा है कि जो फर्नीचर बेचा है वो उधार पे बेचा है, उन्होंने ये एज्यूम करा है जो फर्नीचर बेचा है वो उधार पे बेचा है, तो अब उनके आंसर का कैसे निकलेगा वो देखो। बिल्कुल दोस्तों सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं और सेम चीज मैं दोबारा करूंगा, फर्क समझना क्या आएगा। मैं हटा रहा हूं, सारा लिख लिया था आपने, नहीं भी लिखेगा तो रिकॉर्डेड में देख लेना, ये हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। क्या क्या हटेगा बता देता हूं, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला पार्ट, नेट लॉस हट जाएगा ना, नेट लॉस चेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, फर्नीचर वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, डेटर वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, और एक चीज नई और ऐड हो जाएगी। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूं उनका क्या तरीका है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो फर्नीचर मैंने बेचा है वो उधार पे बेचा है, तो अगर फर्नीचर आपने उधार पे बेचा होगा, फर्नीचर अगर आपने उधार पर बेचा होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यही होगी एंट्री। भाई फर्नीचर उधार पे बेचोगे तो जिससे उधार बेचा वो हमारा डेटर, तो एंट्री क्या रही होगी ध्यान समझिएगा, एंट्री में बदलाव आ जाएगा, और कैसा बदलाव आएगा वो देखिए। तो आपने जब रॉन्ग एंट्री पास करी होगी, आपने जब रॉन्ग एंट्री पास करी होगी, सुन लेना ध्यान से, एंट्री में चेंजेस क्या आएंगे, जो फर्नीचर आपने बेचा वो उधार पे बेचा, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मैं करेक्ट एंट्री बता देता हूं, एंट्री होनी चाहिए थी डेटर अकाउंट डेबिट टू, डेटर ना कहते हो वेंडर कह दो, थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा, वेंडर कह दो, क्योंकि उधार पे जब फर्नीचर बेचते हैं ना तो डेटर ही लिखो यार, इसको वेंडर मत लिखो, वेंडर बड़ा अच्छा नहीं है, इसके लिए सेट नहीं बैठेगा। जब मैं किसी को उधार पे माल बेच रहा हूं तो ये क्या है, डेटर ऑन फर्नीचर है ये, ठीक है ना, ये डेटर ऑन फर्नीचर है, ध्यान रखिएगा, फर्नीचर वाला डेटर है। एक होगा सेल वाला डेटर, सेल वाला डेटर कौन होता है, जब हम गुड्स उधार पे बेचते हैं, एक सेल वाला डेटर है कि मैंने गुड्स उधार पे बेचा, अब मुझे इसके गुड्स के पैसे लेने। एक है फर्नीचर वाला, मैंने उधार पे फर्नीचर बेचा, अब मुझे फर्नीचर के पैसे लेने, ठीक है सर, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया टू फर्नीचर गया, करेक्ट एंट्री बता रहा हूं, टू फर्नीचर गया, और टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब कहानी कुछ इस तरीके से रही होगी
कि जो आपने माल बेचा, जो फर्नीचर बेचा, वो तो बेचा 900 का टोटल, तो जिस पर्सन को बेचा वो मारला कौन है, वो पर्सन हमारा डेटर बन जाएगा फर्नीचर से रिलेटेड, और उस पर्सन से 900 रुपए ले। अब 900 के 2 हिस्से कर लो, 900 के 2 हिस्से इसलिए कि 760 का तो फर्नीचर था, जिस दिन बेचा उसकी बुक वैल्यू 760 थी, और 140 का प्रॉफिट हो गया। ये करेक्ट एंट्री है। ये बात समझ में आ गई आपको कि फर्नीचर मैंने कैसे बेचा है, उधार पे। तो अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल, आई अज्यूम दैट द फर्नीचर वाज सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचा है, ये बुक के अनुसार है, उस हिसाब से आंसर दिया हुआ है। उधार पे बेचने पे क्या होगा, डेटर क्रिएट हो जाएंगे। ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। अब इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी, इन्होंने रॉन्ग एंट्री में ये करा डेटर, इन्होंने फर्नीचर को गुड्स मान लिया, डेटर को क्या करा, डेबिट करा, वही उधार बेचेंगे तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इन्होंने फर्नीचर को गुड्स मान लिए, और गुड्स मानने पे सेल अब क्या हो जाएगा, तो 900 और 900 से ये एंट्री पास कर दी, 900 ही आसान है। तो होनी चाहिए थी दोस्त, ये कर दी ये। तो इसका करने से हुआ क्या, इसके करने रॉन्ग एंट्री करने से ये हुआ कि सेल बढ़ गई थी और डेटर बढ़ गए, सेल बढ़ गई थी और डेटर बढ़ गए, यही तो हुआ। तो ऐसे करने से सेल आपके बढ़ गए और डेटर भी बढ़ गए। तो अब ये गलत है, क्योंकि डेटर आपके बढ़ने नहीं चाहिए थे। डेटर जो बढ़ने चाहिए थे वो फर्नीचर वाले अलग से दिखाएंगे हम डेटर। एक होते हैं डेटर ऑफ गुड्स, जो गुड्स से रिलेटेड डेटर होता है, जो गुड्स बेचेंगे उधार। एक होगा डेटर ऑफ फर्नीचर, एसेट से रिलेटेड वाले डेटर। तो अलग अलग शो करना पड़ते हैं इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में। बैलेंस शीट में जब एसेट बनाऊंगा, एसेट साइड में लिखूंगा, तो डेटर ऑन गुड्स अलग लिखेंगे और डेटर ऑन एसेट्स अलग लिखा जाएगा, राइट। बेसिकली डेटर ऑन गुड्स ही होते हैं, पर क्योंकि कभी कभी हम उधार पे गुड्स बेच देते हैं तो वो भी डेटर होते हैं, तो इनको बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से डेटर गुड्स वाले और कौन से उधार वाले। इसलिए हम इधर लिख देते हैं कि डेटर ऑन गुड्स ये है, डेटर ऑन फर्नीचर ये है। अब कहानी ये होगी कि मैंने अपने डेटर ही बढ़ा दिए होंगे। अब डेटर बढ़ा दिए, सेल बढ़ा दिया। अब ये डेटर वाले कौन से बढ़ाए पता है आपको, ये गुड्स वाले बढ़ा दिए, जिनसे हमें उधार पे पैसा लेना है, डेटर गुड्स वाले, क्योंकि सेल वर्ड गुड्स पे यूज होता है। और डेटर ऑन फर्नीचर बढ़ाना चाहिए था। अब हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, पहले तो ये वाला पार्ट जो आपने करा इसको हम रेक्टिफाई करके कैंसिल कर दो, रिवर्स कर दो। ऐसी कहानी में क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो डेटर है वो तो खत्म हो जाएगा और सेल डेबिट हो जाएगा। तो सेल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और डेटर अकाउंट यहां से खत्म हो जाएगा। सोलो कौन सा खत्म कर रहा हूं, ये 900 और ये 900। अब इसके दो इंपैक्ट गए कि भाई ये जो एंट्री मैंने रॉन्ग करी और इसका रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट मैंने यहां खत्म कर दिया, अपोजिट करके खत्म हो गया। दो इंपैक्ट आ गए। क्या दो इंपैक्ट आए कि एक तो आपका सेल कम हुआ, वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में कम करा, और एक आपका डेटर भी कम हुआ। इसीलिए दोस्त रेक्टिफाई करने में यहां पर 38,400 पे नहीं निकालेंगे 5%, क्योंकि आपका सेल की वजह से डेटर भी कम हुआ है। इसलिए यहां से अब क्या करूंगा, डेटर को भी रेक्टिफाई करूंगा इधर। इसलिए यहां पर क्या हुआ, फर्क आ गया। क्या आएगा, रेक्टिफाई ऑफ डेटर ऑन सेल। सेल के डेटर हमने बढ़ा दिए थे 900। मतलब दोस्त जब मैंने रॉन्ग एंट्री पास करी होगी तो मेरा डेटर भी बढ़ गया होगा ना, तो ये चीज भी बढ़ गई होगी। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 900 यहां से माइनस करना होगा, और ऐसे केस के अंदर ये सारी ट्रीटमेंट फिर से चेंज हो जाएगी और फिर आपका आंसर एकदम मैच करेगा। अभी रेक्टिफाई खत्म नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, अभी करवा रहा हूं। 38,400 माइनस 900 याद आएगा 37,500। फिर यहां का 5% निकालेंगे, याद आएगा 1875, याद आएगा 35,625। फिर 2.5% निकाल लो, याद आएगा 891, 891 माइनस करेंगे, याद आएगा 34,733। 35,625 में से 891 माइनस कर दो, 34,734। ये आ गया सर, ये आ गया आपके पास। समझ में आया कि जो मैंने रॉन्ग एंट्री करी थी उससे मैंने सेल बढ़ा दी थी, सेल के साथ साथ मैंने डेटर भी बढ़ाया। डेटर इसलिए बढ़ाया क्योंकि डेटर मेरा इसलिए बढ़ा क्योंकि मैंने वहां रॉन्ग एंट्री कर दी थी, ठीक है, तो डेटर बढ़ा दिया। अब आप देखोगे सर डेटर वहां भी बढ़ाया, करेक्ट में भी डेटर तो कर जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों अलग अलग नाम लिख दिए। दोनों अलग, ये डेटर वाला है सेल वाला, और ये डेटर फर्नीचर वाला है। तो आपने रॉन्ग एंट्री को पहले रेक्टिफाई करा, अब करेक्ट एंट्री जो पास होनी चाहिए एज इट इज पास कर दो यहीं पर। मतलब ये जो डेबिट होना चाहिए डेबिट करो, डेटर ऑन फर्नीचर डेबिट 900 से टू फर्नीचर जो होना चाहिए था क्रेडिट 760 से कम, और टू पीएनएल अकाउंट 140 से। अब ये एंट्री मैच करेगी। हुआ कुछ नहीं, डेटर कम करा और डेटर ही बढ़ाने, डेटर कम कर रहे हैं डेटर बढ़ाने। पर ऐसा करने से फायदा, ऐसा करने से इंपैक्ट क्या आया, इंपैक्ट ये हुआ कि जब मैं डेटर कम करूंगा तो यहां से कम करूंगा तो इन अमाउंट पे चेंज आ जाएगा, और लास्ट में जाकर डेटर बढ़ा दूंगा यहां पर फिर से डेटर बढ़ाएंगे, डेटर ऑन, क्योंकि अभी तो मुझे लेना है डेटर ऑन फर्नीचर सोल्ड,
समझ में आया दोस्त? लेटर ऑन फर्नीचर सोल्ड। अभी तो लेने तो है ही पैसे, कितने, वही 900 रुपए लेने डेटर से। सर मैंने कम क्यों करा? क्योंकि वो रॉन्ग था, रॉन्ग इसलिए मैंने यहां से कम करा, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे 5% कैलकुलेट करा। ठीक है, ये डेटर कौन से वाले होते हैं? गुड्स वाले होते हैं। तो गुड्स वाले डेटर और ये फर्नीचर वाला डेटर जोड़ दिया था, तो इसको हटा दिया, तो हटा दिया, गुड फर्नीचर वाला डेटर हटा दिया, गुड्स वाला आना चाहिए था यहाँ पर। तो हमने कहा ये अमाउंट आपका बढ़ गया था डेटर की वजह से, जो गुड्स वाले थे, तो मैंने इसको हटा दिया। तो ऐसे केस के अंदर रिमेनिंग अमाउंट बच गया, रिमेनिंग से मैंने परसेंटेज निकाला। अगर मैं ये नहीं हटाता तो ये परसेंटेज अलग आती, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की परसेंटेज अलग आती, फिर मैंने बाकी दोबारा जोड़ा। ठीक है, ऐसे करने से 34,734 प्लस 900 अलग भी लिख सकते हो आप, इसको बैलेंस शीट में अलग भी लिख सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। 35,634 अलग भी लिख सकते हो, ऐसे अलग ही लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, अलग लिख लेंगे बैलेंस शीट में। ये वाला 1875 और 891 डालो, कहां पर आएगा? यहां पर 1875 891। आप कैलकुलेट करो, 10,340 760 1875 891, यह आ जाएगा 13,866, 13,866। यहां से माइनस करो, 13,740 में 9100 और 140, यह आ गया 4626। आया ना, मैच कर गया ना? तो क्या है अजम्पशन इसकी स्टडी मैट की? भैया डेटर को उधार में बेचा है आपने, 4626, 4626, ये भी मैच करेगा, अब सब मैच करेगा। तो मैंने आपको दो तरीके से लेकर आया कि भैया देखो, जब क्वेश्चन मेंशन नहीं होता तो हम तो अपने हिसाब से कराते हैं। 50,314 प्लस 100 और प्लस 7800, ये देखो 58,214 एग्जैक्टली मैच कर गया। इधर देखो, तो आपके डेटर कितने रह गए? ये जो डेटर है वर्किंग नोट में आप कितने दिख जाएंगे? इधर देख लीजिए, ये दिख जाएंगे आपके पास 34,734, 34,734। और यहां पर अलग से शो होगा डेटर ऑन फर्नीचर सोल्ड, क्योंकि इनसे तो पैसा लेना ही है। डेटर ऑन फर्नीचर सोल्ड, क्योंकि ये पैसा देंगे ही देंगे। कितना था ये? 900 रुपए। अब टोटल कर लो, 6,000 6480 34734 8100 2000 और 900 58,214। अब लो मैच कर गया, 4624 58,214। क्लियर हो गया सब? तो सर हम कौन सा करें पेपर के अंदर? भैया स्टडी मैट। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आपकी कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी आपको अच्छी चीज आपको आती हो, बट आप स्टडी मैट के तरीका ही अपनाइए। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कभी साइलेंट होता है, आपको नहीं बताया जाता कि आपने उधार पर बेचा है या कैश में बेचा है, अगर ये नहीं बताया जाता, कैश में बेचेगा तो क्लियरली मेंशन करेगा, नहीं बताया तो उधार मानकर आपको सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन। एज्यूम में क्या लेना है? क्रेडिट में बेचा गया होगा, चाहे वो रेक्टिफिकेशन के टाइम हो चाहे सिंपल टाइम। टाइम कंज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन ने हमने काफी। अब हम अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे ये वाला, और उसके बाद फिर एनपीओ के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। एनपीओ में चैप्टर में करा दूंगा ये 2 क्वेश्चन। एनपीओ में 3 है, 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है। अच्छा ये भी वो भी है ना, सिंगल एंट्री, ठीक है, सिंगल एंट्री भी है, एनपीओ भी है। ठीक है, तो एनपीओ वाले तो एनपीओ में ही देख लेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, नोट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ये वाला नेक्स्ट क्लास में। तो खत्म करते हैं आज की क्लास को, समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। बुक में क्या करना है, पेपर में क्या करना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पेपर में स्टडी मैट का तरीका फॉलो करना है, क्रेडिट मानते हुए सॉल्व करना है।